नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर हमारी खास पेशकश सिंहासन का संग्राम में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान का घमासान गंभीर होता जा रहा है। बीजेपी ने नई रणनीति तैयार की है तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है। बीजेपी न सिर्फ प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी बल्कि प्रधानमंत्री ही चुनाव की कमान भी संभालेंगे। तो कांग्रेस ने भी अपनी जीत की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी के गठन के जरिए बदलाव का बड़ा संदेश दिया है। देखिए दिन भर की बड़ी सियासी घटनाओं को समेटे हुए सिंहासन का संग्राम। तो भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में सत्ता चाहिए और इसके लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी चुनाव लड़ेगी और प्रधानमंत्री ही राजस्थान के चुनाव से जुड़े हुए हर फैसले को देखेंगे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री राजस्थान के सांसदों से 1-to-1 मुलाकात भी करेंगे और फिर बनाएंगे जीत की रणनीति। ये खास रिपोर्ट देखिए। बीज से बाजार तक किसानों के लिए नई व्यवस्थाओं का निर्माण किया है। पीएम को राजस्थान पसंद है। ये जन सैलाब बता रहा है कि आने वाले चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा। अब राजस्थान की करवट भी बदलेगी और मेरी गारंटी है राजस्थान की किस्मत भी बदलेगी। पीएम के चेहरे पर राजस्थान में चुनाव। आज राजस्थान में चारों तरफ एक ही गुंज है, एक ही स्वर है, एक ही नारा है, जीतेगा कमल, खिलेगा कमल। दौरे से पहले शिलान्यास की सौगात। अनेक ऐसी परियोजना है जो उद्घाटन के कगार पे है, तो आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी का और भी सानिध्य राजस्थान को मिलने वाला है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आक्रामक मोड पर है। 9 अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं तो बीजेपी भी अपने सबसे बड़े चेहरे के जरिए राजस्थान फतेह की तैयारी में जुट गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही पीएम मोदी के राजस्थान दौरे तय हो जाएंगे। हालांकि पीएम मोदी भी राजस्थान पर विशेष फोकस किए हुए हैं। अब आने वाले समय में हम लोग हमारे अलग अलग मोर्चों के कार्यक्रम भी रहेंगे। हमारा 15 अगस्त आ रहा है, चूंकि पहले हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में तिरंगा यात्रा भी निकली थी, तो ऐसे अनेक कार्यक्रम होंगे जो मोर्चे भी करेंगे, पार्टी के द्वारा भी होंगे। ये पूरी एक लंबी श्रृंखला है जिसकी जानकारी बहुत जल्दी हम आप लोगों को देंगे। कर्नाटक के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में चुनावी जिम्मेदारी संभाल ली है। पीएम के ताबड़तोड़ दौरों के बीच अब सौगातों की भी बारिश हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी 6 तारीख को राजस्थान में 82 रेलवे स्टेशन अमृत योजना में दिए हैं। उनमें से 52 स्टेशन पर वर्चुअली प्रोग्राम होना है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन रहेगा और वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। पार्टी के अंदर की खींचतान के बाद काफी पहले तय हो चुका था कि पीएम मोदी ही चुनाव में बीजेपी के चेहरे होंगे और इसी चुनावी साल में पीएम ने सीकर की जनसभा तक राजस्थान में 7 चुनावी दौरे किए हैं। तो राजस्थान की चुनावी रणनीति को अंतिम जामा पहनाने के लिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों की मीटिंग बुलाई है। प्रदेश के सभी 28 सांसद 8 अगस्त को दिल्ली में पीएम से मुलाकात करेंगे। मीटिंग में राजस्थान चुनाव समेत विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। इनमें लोकसभा के 24 और राज्यसभा के 4 सांसद शामिल होंगे। पीएम मोदी सांसदों से राज्य के राजनीतिक हालात और अब तक के कामकाज का फीडबैक लेंगे। पीएम मोदी ने सांसदों से जनता तक केंद्र की योजनाओं को जानकारी देने की जिम्मेदारी दी थी। अब तक किसने क्या किया इसका ब्यौरा लिया जाएगा, जिससे कि आगे की रणनीति तैयार हो सके।
सभी सांसदों के चुनावी क्षेत्र में आने वाली विधानसभा सीटों के बारे में बात की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद पीएम मोदी बीजेपी विधायकों को भी दिल्ली बुला करके फीडबैक लेंगे। ये पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री किसी स्टेट में डायरेक्ट चुनावी रणनीति देखेंगे। पीएम की चुनावी सक्रियता का सबूत 1 अगस्त को सचिवालय घेराव अभियान में भी देखने को मिला, जब प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट के जरिए राजस्थान बीजेपी के इस अभियान को समर्थन दिया था। हालांकि कांग्रेस इसे बीजेपी के प्रदेश नेताओं की विफलता बता रही है। उनका दावा है क्योंकि प्रदेश स्तर के नेता आपस में भिड़ रहे हैं, इसलिए बीजेपी को पीएम का सहारा है। हमारी जो योजनाएं हैं सरकार की और जो हमारे फैसले हैं, उससे घबरा करके इन लोगों ने ये तय किया कि इस प्रकार सरकार को बदनाम करें। प्रधानमंत्री 6ठी बार आ रहे हैं मेरे ख्याल से सीकर के अंदर, 5वीं 6ठी बार आ रहे हैं। और साथ में आपके अमित शाह जी, नड्डा साहब आते ही हैं। 6 बार देश के प्रधानमंत्री जी राजस्थान में आगे चुनावी रैलियां करने, अभी चुनाव डिक्लेयर भी नहीं हुए। एक फूटी कोड़ी का काम, विकास के काम का पैसा यहां इन्होंने अनाउंस नहीं किया। एक गरीब आदिवासी के लिए कोई योजना अनाउंस नहीं की। आप देख सकते हैं कि 9 साल से उन्होंने जो वादे किए थे उसमें से एक भी पूरा नहीं किया। मामला लाल डायरी का हो या कोई और, बीजेपी नेताओं की आक्रामक रणनीति के पीछे पीएम का दिशा निर्देश ही माना जा रहा है। 7 महीने में पीएम के 7 दौरों के बाद अब पीएम मोदी का जोधपुर और करौली आने का भी कार्यक्रम बन रहा है। जोधपुर में प्रधानमंत्री मोदी का कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम प्रस्तावित है, तो पीएम मोदी आने वाले दिनों में करौली में भी जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। इन्होंने 9 वर्षों में जिन योजनाओं का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, उनका उद्घाटन भी उनके श्री हाथों से हो रहा है। और ऐसे ही कई काम और आने वाले समय में होने वाले हैं, जिनका माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों उद्घाटन होगा। आगामी चुनावों के मद्देनजर बीजेपी पीएम मोदी की ज्यादा से ज्यादा दौरे करवाने पर विचार कर रही है। खास बात यह है कि कमजोर मानी जाने वाली सीटों पर बीजेपी विशेष फोकस कर रही है। बताया जा रहा है कि आचार संहिता लगने से पहले पीएम मोदी के राजस्थान में दौरे पर कई विकास कार्यों की सौगात हो सकती है। माना जा रहा है कि सितंबर के महीने में पीएम मोदी के दौरों की संख्या कुछ ज्यादा बढ़ सकती है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 नेटवर्क। तो बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। कांग्रेस ने चुनाव के लिए अहम मानी जाने वाली स्क्रीनिंग कमेटी के ऐलान के साथ ही बड़ी सियासी संदेश बढ़ा दिया है। स्क्रीनिंग कमेटी की कमान राहुल गांधी के भरोसेमंद युवा कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई को सौंपी गई है। जानकार इसे 23 की जीत के लिए संतुलन वाला फॉर्मूला बता रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। चुनावी समर के लिए कांग्रेस की तैयारी। गौरव गोगोई को स्क्रीनिंग कमेटी की कमान। कमेटी में टीम राहुल की झलक आई नजर। 23 की जीत के लिए संतुलन वाला फॉर्मूला। कांग्रेस ने चुनाव को देखते हुए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। स्क्रीनिंग कमेटी के गठन को इसी कड़ी का अगला कदम बताया जा रहा है। बहरहाल कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी की कमान असम से आने वाले पार्टी के तेज तर्रार युवा सांसद गौरव गोगोई को सौंपी है। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधायक गणेश बोदियाल और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अभिषेक दत्त को भी स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य बनाया गया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, सचिन पायलट और सीपी जोशी के साथ साथ तीनों सह प्रभारी सचिवों काजी निजामुद्दीन, अमृता धवन और वीरेंद्र राठौड़ को भी कमेटी का पदेन सदस्य बनाया गया है। माननीय सांसद गौरव गोगोई जी स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन होंगे। उसके अलावा सदस्यों के साथ ही हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, माननीय सचिन पायलट जी, सीएम साहब अशोक गहलोत जी इस कमेटी के एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं। अब स्क्रीनिंग कमेटी की अहमियत को समझिए। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं, उन सभी राज्यों में कांग्रेस एक स्क्रीनिंग कमेटी तैयार करती है। प्रत्याशियों के चयन में कमेटी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विधानसभा सीटों पर कौन उम्मीदवार होगा, कौन नहीं, ये स्क्रीनिंग कमेटी ही तय करती है। ये कमेटी विधानसभा क्षेत्रों से 3-3 नामों की सूची सर्वे, परफॉर्मेंस और जातीय समीकरणों के आधार पर तैयार करके यानी केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजती है।
फिर अंतिम सूची तैयार होती है। अहम चुनावी स्क्रीनिंग कमेटी में प्रदेश के बाहर के ही नेताओं को जगह दी जाती है ताकि फैसला लेने में पारदर्शिता रहे, किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रभाव में फैसले न लिए जाएं। कमेटी द्वारा स्क्रीनिंग की जाएगी जो विधानसभा चुनाव में हमारे प्रत्याशी बनना चाहते हैं, जिनके आवेदन पीसी को आएंगे, उनकी सारी यहाँ पे जो है जांच करके उनके आवेदनों को स्क्रीनिंग कमेटी को सौंपा जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी जो है हमारे सारे प्रत्याशियों को देख करके हर विधानसभा वार एक पैनल बना करके सीईसी जो हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है उसको भेजेगी और वहाँ पे फिर प्रत्याशियों के चयन में एक बड़ी भूमिका इस कमेटी की होगी। पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि पार्टी ने अहम चुनावी कमेटी की कमान किसी बुजुर्ग नेता को न सौंपते हुए युवा नेताओं के जिम्मे सौंपी है। जिन नेताओं को स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, उन सभी की गिनती कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नजदीकियों में होती है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को पिछली बार की तरह इस बार भी स्क्रीनिंग कमेटी में दोबारा शामिल किया गया है। जाहिर है कमेटी में पायलट को जगह देकर हाईकमान ने पिछले चुनाव जैसा मेलजोल बनाने के संकेत दिए हैं। सचिन पायलट को जगह मिलने से साफ हो गया कि अब टिकट वितरण में उनकी भी चलेगी। पिछले दिनों जो समितियां बनाई गई हैं, इसमें भी हाईकमान ने सभी तरह का संतुलन रख गुटों को साधने का प्रयास किया है। जानकार भी मानते हैं कि पार्टी में खेमेबाजी और प्रदेश में सत्ता पलटने के रिवाज को ध्यान में रखते हुए हाईकमान बहुत सोच समझकर फैसले लेते दिखाई दे रहा है। इसीलिए प्रदेश की चुनाव से जुड़ी समितियों में राहुल गांधी अपने भरोसेमंद नेताओं को नियुक्त करवा रहे हैं। गौरव गोगोई राहुल गांधी के नजदीकी माने जाते हैं। इसी तरह गणेश गोदियाल भी हाईकमान के भरोसेमंद माने जाते हैं, जबकि दिल्ली से ताल्लुक रखने वाले राष्ट्रीय सचिव अभिषेक दत्त राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पूरे समय उनके साथ चल रहे थे। इससे पहले विधानसभा चुनावों के लिए सीनियर ऑब्जर्वर लगाए गए मधुसूदन मिस्त्री और ऑब्जर्वर सेंथिल की गिनती भी राहुल गांधी के भरोसेमंद नेताओं में होती है। जाहिर है सत्ता में वापसी के लिए प्रदेश सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है। कल्याणकारी घोषणाएं हों या जमीनी तैयारी, कांग्रेस चुनावी समर में जीत हासिल करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। स्क्रीनिंग कमेटी में साधा गया संतुलन भी इसी कवायद का नतीजा माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो वहीं आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा बयान दिया और वसुंधरा राजे को लेकर उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे ने हमारी सरकार बचाने में मदद नहीं की। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बल्कि वसुंधरा राजे ने एक व्यू दिया था कि हमारे यहां सरकार गिराने की परंपरा नहीं है। कैलाश मेघवाल और वसुंधरा राजे के व्यू को लेकर के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि उन्होंने एक व्यू दिया था। बीजेपी में जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं उन्हें पीछे किया गया है, जबकि जो सीएम का चेहरा है और उन्हें ही आगे नहीं किया गया। 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके वसुंधरा राजे को आखिरकार क्यों पीछे किया गया, यह सवाल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उठाया। ये चेहरे हैं मुख्यमंत्री नायक जी, ये चेहरा वो घर बैठी हुई है, घर बैठा लगा होगा उसको और आरोप लगा कि मैं मेरी सरकार में बचाई इससे मैं ऐसी बात बोलो, मेरी कोई सरकार नहीं बचाई। वसुंधरा जी ने, कैलाश मेघवाल जी ने, उन्होंने अपना व्यू दिया था कि हमारे यहाँ परंपरा कभी भी रही है और स्टैंडिंग करके सरकार गिराने की, जैसे मध्य प्रदेश गिराई आपने, महाराष्ट्र में गिराई आपने, कहीं भी गिराई, ऐसा हमारे यहाँ रिवाज आज ये कहना क्या गलत था भाई? उन्होंने ठीक कहा, मैं तुमका स्वागत करता हूँ। वसुंधरा हो चाहे वो भले ही कैलाश मेघवाल जी हो, अगर उस वक्त में इनके लोग आगे हमें कहते थे साहब के हमारे नेता नहीं चाहते इस तरह सरकार गिराई जाए और कटिंग के 10 एकड़ में लेकर के, तो आप बताओ मैं उनके लिए क्या करूं? तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ने को लेकर के भी बयान दिया और आरोप लगाए। उन्हें जनता के बीच जाने की चुनौती भी दी। सीएम अशोक गहलोत ने यह भरोसा जताया कि जनता उनकी कल्याणकारी योजनाओं पर जीत की मोहर लगाकर पार्टी को दोबारा से सत्ता सौंपेगी। प्रधानमंत्री भाई, चुनाव हो रहा है राजस्थान में विधानसभा का, तुम्हें मोदी का जड़ आगे नामा है, इसे नाचोगे हो तुम लोग, नाचोगे मतलब तुम नाका भी हो, तो तुम क्या तो मोदी के जड़ में रंग लड़ेंगे हम लोग? मोदी प्रधानमंत्री, मैं तो प्रधानमंत्री हूँ नहीं। आरोपी अध्यक्ष हो, दूसरे लोग अध्यक्ष है, शिकाऊ से अध्यक्ष है, मैंने क्या करने का, मैं होम मिनिस्टर हूँ, मुझसे लोग आगे मिले
और मुझे आंखों में आंसू आ गए। हमारे 1 करोड़ डूब गया, 50 लाख डूब गया, 25 लाख डूब गया, 8 लाख डूब गया, 2.5 करोड़ डूब गया। जिसे इकट्ठा करके जमा करा वो 2.5 करोड़ हो गए। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। क्या मैं होममिनिस्टर के रूप में पता नहीं करूँ? मेरा विश्वास है जनता पर। तो चलिए फिलहाल रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। के अवशेष गांव के जंगल में लोगों द्वारा भट्टी में पकाया जाता है कोयला। परिजनों को संदेह के आधार पर भट्टी की तलाशी ली गई। ग्रामीण दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव जलाने की आशंका जता रहे हैं। जयपुर के शाहपुरा में नर्सिंग कर्मियों उपजिला अस्पताल में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर बहिष्कार कर रहे हैं। अस्पताल में 2 घंटे का कर्मियों ने बहिष्कार किया। इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे आज सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ का आयोजन नवजीवन MFJCF की तरफ से हो रहा। कार्यक्रम का आयोजन अंगदान स्मारक पर कार्यक्रम का आयोजन। कोटा के थेगड़ा नहर में नहाते समय एक युवक डूब गया और उसकी मौत हो गई। गोताखोरों की टीम ने रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला। बिसलपुर बांध में पानी की आवक जारी है। बांध का कुल जलभराव 313.98 मीटर पहुंचा। त्रिवेणी नदी पर चल रही है 3 मीटर गेज की चादर। त्रिवेणी नदी से बांध में पानी की आवक धीरे धीरे कम हो रही है। सवाईमाधोपुर में जहां पर चौथ का बरवाड़ा इलाके में घर में खड़ी 2 कार जला दी गई। दोनों गाड़ियां लोकगीत गायक मानराज दीवाना की है। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। जोधपुर के मंडोर थाना इलाके के सुरपुरा बांध की डिग्गी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। सूचना पर तुरंत पुलिस प्रशासन के अधिकारी पहुंचे। फिलहाल तीनों के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। सादुलपुर में एक शख्स ने इस्तेगासे के जरिए मारपीट का मामला दर्ज कराया। पीड़ित ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वो 6 जुलाई की रात को भाई के घर से अपने घर जा रहा था। गीगा चौक पर कुछ लोगों ने लाठी और सरिये से हमला किया। अलवर अरावली विहार थाना क्षेत्र स्थित 2.5 पैडी चौक पर बीती रात चोरों ने नकदी और सोने चांदी के आभूषण पार कर लिए और मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अलवर के अनेबी थाना पुलिस ने साइबर फ्रॉड कर एटीएम से पैसे निकालने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। अलवर जिले के बड़ौदा में थाना अंतर्गत स्कॉर्पियो ने बाइक सवार व्यक्ति को टक्कर मारी, जिसमें बाइक सवार व्यक्ति घायल हो गया। अस्पताल पहुंचाया गया है। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने जनरेटर की बैटरी चोरी करने के मामले में आरोपी शुभम सैनी को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ कई पुलिस थाने में मामले दर्ज है। इंट्रो डूंगरपुर जिले की साबला थाना पुलिस ने युवती से दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को मध्य प्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार कर लिया। इधर पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। अलवर आबकारी थाना पुलिस ने हथकढ़ शराब के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। दोनों के कब्जे से अवैध हथकढ़ शराब भी बरामद की। ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे रहेगा जारी। एएसआई सर्वे को इलाहाबाद हाईकोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की अर्जी खारिज कर दी है। हिंसा के बाद नूंह में भी अब कर्फ्यू जारी। चप्पे चप्पे पर रखी जा रही कड़ी निगरानी। शांति और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए नूंह, फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं 5 अगस्त तक निलंबित रहेंगी। सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एनजीटी ने अवैध रेत खनन, ओवरलोडेड ट्रकों को अवैध रूप से चलवाने के आरोपों को जांच के लिए संयुक्त कमेटी का आदेश दिया है। एनजीटी ने कमेटी का 7 नवंबर तक जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नंदप्रयाग और छीनका में पहाड़ी से मलबा आने के कारण सड़क अवरुद्ध हो गया है। इस बात की जानकारी चमोली पुलिस की ओर से दी गई। भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 सीरीज का
तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राहुल गांधी के बांसवाड़ा के दौरे की तैयारियां जोरों पर चल रही है। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आगामी 9 अगस्त को राहुल गांधी बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम का दौरा करेंगे और विशाल जनसभा को यहां से संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की सभा को सफल बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। जिले भर में ब्लॉक स्तर पर बैठकों का आयोजन किया जा रहा है और राहुल की सभा में ज्यादा से ज्यादा लोगों को आने का निमंत्रण दिया जा रहा है और तैयारी की जा रही है। वहीं कांग्रेस का यह दावा है कि युवाओं में कांग्रेस की विचारधारा को लेकर समर्थन बढ़ता जा रहा है। 30 से ज्यादा युवाओं ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की है। राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो एक ऐतिहासिक स्वागत होगा। बड़ा जगह बड़ी दुर्लभ है परंतु ऐतिहासिक जगह है। वहाँ जलियांवाला बाग से बड़ा गोलीकांड हुआ था। 1500 आदिवासी भाई बहन वहाँ गोलियों के शिकार हुए थे और वो चूँकि आदिवासियों की आस्था का केंद्र है इसलिए राहुल गांधी जी वहाँ आ रहे हैं और निश्चित तौर पे सभी आदिवासी चाहे राजस्थान के, गुजरात के, मध्य प्रदेश के सारे बहुत उत्साह के साथ उनका स्वागत करेंगे। तो वहीं प्रस्तावित कृषक ऋण राहत आयोग को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर जोरदार निशाना साधा। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार आयोग के गठन का काम कर रही है लेकिन इनकी सार्थकता पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि आयोगों का गठन करना और किसानों को राहत देना दोनों अलग अलग बातें हैं। क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। राजस्थान की सरकार आयोग पे आयोग गठन करने का काम कर रही है लेकिन राजस्थान सरकार से कोई पूछने वाला नहीं है कि इन आयोगों का गठन या बोर्ड का गठन अब तक कितना सार्थक सिद्ध हो पाया। यह भी भविष्य के गर्भ के अंदर है। और आप जिस आयोग की बात कर रहे हो कि कृषक ऋण सहायता आयोग का गठन करेंगे, इसको न्यायिक शक्तियां देने का काम हम करेंगे, लेकिन सरकार क्या बता पाएगी कि राजस्थान के अंदर किसान बीमा कराते हैं और बीमा कराने के उपरांत भी उनकी फसलें बर्बाद होने के बाद बीमा कंपनियां 2 रुपए भी किसानों को देने का काम नहीं करती है। आपके आयोग का भी यही असर होगा। आने वाले समय के अंदर 19,000 से अधिक लोगों की जमीन नीलाम हो चुकी और अब तक आप उन किसानों की जमीन को बचा नहीं पाए। आयोग गठन करना अलग विषय है लेकिन किसानों को राहत मिलना बहुत दूर की बात है। इसलिए सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने का काम सरकार कर रही है। किसानों को अगर वास्तविकता के अंदर राहत प्रदान करना चाहती है तो आज भी राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा बाजरा पैदा होता है और एक मुट्ठी बाजरा खरीदने का काम भी राजस्थान की सरकार नहीं करती है। कुछ दिनों पहले ओलावृष्टि और शीतलहर की वजह से किसानों की फसल चौपट हुई। 2 पैसे देने का काम भी राजस्थान की सरकार ने नहीं किया। तो सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा। राजस्थान की सरकार अगर किसानों का हित चाहती है या राजस्थान की सरकार किसानों का भला करना चाहती है तो प्रत्यक्ष रूप से लाभ देने की आवश्यकता है। इन आयोगों से कुछ होने वाला नहीं। तो चलिए इसी के साथ ही सिंहासन के संग्राम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।